नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। दक्षिण के द्वार कर्नाटक के करीब 6.5 करोड़ जनता ने वोट आज कर दिया है और ज़्यादातर मैं आज देख रहा था बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे नेता अपने अपने तरीके से उन्होंने इस मतदान को बताया कि किस तरीके से ये मतदान हुआ। प्रकाश राज इस देश के जाने माने अभिनेता, पिक्चरों में उनको खलनायक के रूप में हम देखते हैं। आज उन्होंने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार और धर्म की राजनीति के खिलाफ वोट दिया है। उन्होंने अपील भी की लोगों से कि धर्म और राजनीति का जो गठजोड़ है इसके खिलाफ वोट करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करें। इसी तरीके से वोटिंग हुई। लगभग 70% के आसपास शाम तक वोटिंग हो पाई। पिछली बार 72.67% वोट पड़े थे। कुल मिलाकर कर्नाटक की जो वोटिंग का ट्रेंड रहा उसको देखकर मुकाबला सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नज़र आ रहा है। और बहुत सारे एग्जिट पोल भी 6:30 बजे के बाद नज़र आ रहे हैं। हमने कई सारे एग्जिट पोल्स का अध्ययन किया और एक हमारे सहयोगी भी पीपुल्स पल्स ने भी ये एग्जिट पोल हमें दिया है। उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी वहाँ कंफर्ट मेजॉरिटी में सरकार बना रही है। लगभग 112 से 119 सीटें कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये चौंकाने वाली बात है कि उत्तर भारत में महंगाई मुद्दा नहीं बनता है चुनावों में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। लेकिन कर्नाटक में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। 32% लोगों ने महंगाई पर वोट किया है, 24% लोगों ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर वोट किया है। तो इस तरीके से वहाँ का एक सिनेरियो बना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, ये अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट नतीजों में आ गए, अगर हूबहू यही नतीजे आ गए, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से विदाई तय मानी जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनके मुताबिक जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड वाला इलाका है, चाहे बंगलुरु का इलाका हो या आप यूँ कहें कि बॉम्बे कर्नाटक हो, वहाँ पर भारी नुकसान बीजेपी को नज़र आ रहा है। जो एग्जिट पोल निकल कर आए हैं, बॉम्बे कर्नाटक में बीजेपी को बहुत भयानक नुकसान हुआ है। वहाँ उनकी 30 सीट से 21 सीट पर वो आते दिख रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये वास्तव में ये अपने आप में एक अलग तरीके का है। ये एक एग्जिट पोल आपके सामने है। ये पीपुल्स पल्स और साउथ फर्स्ट का एग्जिट पोल है और एक्सक्लूसिवली ये लोग के न्यूज़ के लिए ये एग्जिट पोल करते हैं। कर्नाटक का एग्जिट पोल आपके ये सामने है और जिस तरीके से ये फाइनल टैली वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 78 से 90 सीटों के बीच वहाँ सिमट रही है। कांग्रेस पार्टी 107 से 119 सीट के आसपास जा रही है। और जो जेडीएस है, जो कभी किंग मेकर होती थी, इस बार उसने किंग बनने का जो सपना पाल रखा था वो सपना शायद पूरा होता नहीं नज़र आ रहा और शायद वो इस बार किंग मेकर भी नहीं रहेंगे। 23 से 29 सीट उनकी आती नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर वास्तव में और जो अन्य हैं वो 1 से 3 सीटें नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से कुछ और आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। कुछ और जो पोल्स हैं, हमने चूँकि इस अपने मंथन कार्यक्रम में जो पोल्स तमाम एग्जिट पोल्स आए हैं उनके अनुमान के मुताबिक आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये अलग अलग तरीके के जो पोल हैं, अलग अलग तरीके के नतीजे हैं आपके सामने हैं। एग्जिट पोल कर्नाटक में 224 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 113 है। तो अगर देखा जाए तो कर्नाटक का जो मुख्य मुकाबला है, पहले लग रहा था कि त्रिकोणीय है। कल जब हमने बात की थी तो ज़्यादातर लोग जो कह रहे थे कि विधानसभा त्रिशंकु हो सकती है, लेकिन मुझे आज ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोस्टल कर्नाटका को हम छोड़ दें तो सारे रीजन में कांग्रेस बहुत अच्छा करती नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ वो फ़ायदे में नज़र आ रही है। कुल मिलाकर तमाम परिस्थितियाँ आपके सामने हैं और कुछ और आंकड़े भी आपको हम धीरे धीरे करके दिखाएंगे।
लेकिन स्थितियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत हैं। बहुत सारी परिस्थितियां हैं। एक और आंकड़ा मेरे सामने अभी हमारे सहयोगी लेकर आए हैं, वो ज़बरदस्त आंकड़ा है। कांग्रेस पार्टी को बहुत राहत इस आंकड़े को देखकर मिलेगी। इंडिया टुडे एक्सिस माई का एक एग्जिट पोल आया है, वो बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी 122 से 140 सीट जीत सकती है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल अब तक आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को यही एक्सिस माई इंडिया टुडे का सर्वे दे रहा है। तो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से सत्ता में, वहाँ कर्नाटक का जो दक्षिण का द्वार है उसमें कांग्रेस पार्टी कब्जा करती नजर आ रही, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ ये द्वार नहीं बचा पाई। सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ महंगाई रहा। दूसरे नंबर पर बेरोजगारी मुद्दा वहाँ पर रहा। 24% लोग बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मानते थे, 32% लोग महंगाई से त्रस्त थे, 17% लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़े करीने से अपने मुद्दे रखे, और जो 5 गारंटी हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण रही इस चुनाव में। बड़ा प्लान्ड चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। अगर बजरंग दल और पीएफआई दोनों पर हमला किया तो एक तरीके से अगर इसको देखा जाए कि जो लोग पीएफआई को पसंद नहीं करते उनको ये बताया कि नहीं, पीएफआई को भी बैन करेंगे, और जो बजरंग दल की हरकतें या जो उनकी एक्टिविटीज़ जिनको नहीं पसंद है उन्हें भी कांग्रेस ने संदेश दिया कि उनको भी बैन करेंगे। तो एक तुलनात्मक जो है, एक तुलनात्मक जो हमारे सामने चीज़ें आएंगी वो हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर में हम आपको जो ये एग्जिट पोल्स हैं इसका एक जो तुलनात्मक अध्ययन हम आपके सामने रखेंगे, महा एग्जिट पोल के न्यूज़ आपके सामने लेकर आएगा। और अपने आप में ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हमारे साथ इस पूरे चुनाव को, कर्नाटक चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले, ज़मीन पर देखने वाले श्रीनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनाथ काकतीकर वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्रीनाथ जी मूल रूप से मराठी हैं और बहुत वर्षों से, कम से कम 30 वर्षों से वहाँ कर्नाटक में रह रहे हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका श्रीकांत जी। मुझे लग रहा कि आज आप बहुत दौड़ भाग आपकी रही और बमुश्किल आप इस कार्यक्रम में आ भी पाए होंगे, क्योंकि आज बड़ी मुश्किलात हैं। आप बहुत सारी आज विश्लेषण भी आपको तमाम जगह करने होंगे, लेकिन आपने मुझे समय दिया, बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जो एग्जिट पोल आए हैं श्रीनाथ जी, एक तो पहली टिप्पणी आपकी जो एग्जिट पोल आए हैं उन पर। दुर्गेंद्र जी, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल पे सबसे पहले मैं जब डिबेट के लिए आया था उस वक्त मैंने कहा था कि उस वक्त की जो पोजीशन थी इस चुनाव की वो त्रिशंकु जैसी लग रही थी जी, लेकिन त्रिशंकु रहते हुए भी कांग्रेस टॉप पे दिख रही थी जी। बीच में जब चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो भारत यात्रा निकाली थी जी, उसके बाद में एक इलेक्शन का उन्होंने एक नियोजन बनाया था जी, उसके अनुसार बहुत अच्छी तरह से जा रही थी कांग्रेस जी। उसके बाद में बीच में जो खड़गे जी ने मोदी जी के लिए कुछ भी कहा, ये बजरंग दल का थोड़ा सा कांग्रेस का स्पीड कम हुआ। लेकिन जब आज के हालात सब बताते हैं कि बहुत सारे सर्वे आए, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि अभी अभी तो मैंने देखा कि इंडिया टुडे का जो ओपिनियन पोल दिखा रहा है उसमें कांग्रेस 122 से 140 अलग दिखा रहा है। जी जी, ये आंकड़ा ये आंकड़ा है, हमारे सहयोगी आंकड़ा लेकर आए हैं ये जी। हाँ, 122 से 140 दिखा रहा है ओपिनियन पोल, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यानी हमारे अनुमान से कांग्रेस 110 यानी बहुमत के बहुत करीब आ गई, बहुत करीब आ गई। हमारा जो बीजेपी के बारे में जो कुछ भी चल रहा था वो 70 से 80 सीटों के ये लग रहा था। इस वक्त देखा जाए तो 80-90 तक अपनी जो बीजेपी है वो ठहर जाएगी। और हमने परसों दिन भी कहा था कि जेडीएस 22 से 28 सीटें लेके आ सकती है। आज के फिलहाल देखा है, अभी भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे इंतजार है बेलगाम जिला जी, जो मुंबई कर्नाटका का एक प्रांत है, उसके अभी भी जो मतदान हुआ है उसके आंकड़े आए नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जिला है जो बेंगलुरु के बाद में सबसे बड़ा जिला है, बेलगाम जिला। पिछली बार यहाँ से 18 में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 5 सीटें
कांग्रेस ही नहीं जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ पे कांग्रेस 10 के ऊपर जाएगी, ये हमारा अनुमान है। तो फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस को बहुत ही एक अच्छा वातावरण हुआ है, वो बहुत अच्छी तरह से इस चुनाव में आ गई है और जरूर सत्ता बनाएगी। श्रीकांत जी, बॉम्बे कर्नाटक की ही बात कर लेते हैं। बॉम्बे कर्नाटक की जो हमारे पास आंकड़े अभी आए हैं इंडिया टुडे एक्सेस माई पोल्स के, ये लिंगायत बाहुल इलाका है और यहाँ पर सिगांव से जगदीश शेट्टार लड़ रहे हैं, लक्ष्मण साउदी भी हैं, बहुत बहुत सारे लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ लिंगायतों का ये एक तरीके से स्ट्रांग होल्ड वाला इलाका है। यहाँ 2018 में 30 सीट, अगर पूरे बॉम्बे कर्नाटक की बात करें तो 2018 में 30 सीट बीजेपी ने जीती थी और कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर 17 सीटें केवल मिली थी और जेडीएस बहुत सिमट गया था। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने हैं, नतीजे हमारे सामने हैं, कांग्रेस पार्टी को भयंकर बढ़त वहाँ नज़र आ रही है। वो 28 के आसपास कुल मिलाकर काफ़ी उनका वोट बढ़ा है और 21 सीटें से जो उनकी थी कांग्रेस पार्टी की, माफ़ कीजिएगा बीजेपी की, वो काफ़ी घटती नज़र आ रही है। मतलब 30 से 21 हो रही, 50 सीटें हैं इस रीजन में, बीजेपी 17 से 28 होती नज़र आ रही है और नहीं, कांग्रेस पार्टी, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी 17 से 28 होती नज़र आ रही है और बीजेपी 30 से 21 होती नज़र आ रही है। ये इंडिया टुडे माई एक्सेस का सर्वे है। इसी इलाके से जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण साउदी, तमाम लिंगायत नेता हैं। बसवराज मुंबई भी यहीं इसी इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लिंगायतों के बिरादरी से आते हैं, लिंगायत हैं। ये क्या ये देखा जा सकता है, क्या ये कहा जा सकता है कि क्या लिंगायत एक तरीके से बीजेपी से छिटक गया, या फिर ये दूसरे जो ग्रुप्स हैं, दूसरे कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं, वो स्ट्रांग तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हो गए? क्या ये नज़ारा है बॉम्बे कर्नाटक का? दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले बात मैं एक बता देना चाहता हूँ कि ये अपने दिल्ली साइड वाले जो लोगों के दिल में एक बात रहती है, कर्नाटका जब बात आती है तो सिर्फ लिंगायता करके नाम आ जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर एक जात और इसका जो बात चलती है, मुंबई कर्नाटका इस प्रांत में सिर्फ लिंगायत ही नहीं है, उसमें कुर्बा है, मुस्लिम है। और मैं जब बात करता हूँ, हमारा जो बेलगाम जो मुंबई कर्नाटका का प्रांत है, उसमें मराठा वोटर्स ज्यादा है, ये भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ हम बात करते हैं लिंगायत, सिर्फ बात करते हैं, लेकिन लिंगायत की नहीं बात है। यहाँ पे कुर्बर है, जैन कम्युनिटीज अच्छी है, मुस्लिम्स है, ये सब समीकरण बनाए देखा जाए तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उसका नुकसान बीजेपी को भरना पड़ रहा है। अभी जैसे कि देखा गया कि लक्ष्मण साउदी जी चले गए। जी श्रीकांत जी, कंप्लीट करिए कृपया। लक्ष्मण साउदी जी गए, उसका इफेक्ट बीजेपी का होने वाला है। यहाँ से हमारे जगदीश शेट्टर जी गए, जो हुबली सेंट्रल से है, उसका उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए कि वो सिर्फ लिंगायत बात करते हैं, तो वैसा नहीं है। ये जो सेक्टर है मुंबई कर्नाटका का, उसमें लिंगायत है, वक्क लिंगायत, कुर्बा है, मुस्लिम है और मराठा वोट भी ज्यादा है यहाँ पे। मराठा का रुझान क्या देखने को मिला श्रीकांत जी? मराठा किस ओर जाता दिखा? आपको तो पता होगा, ये जो महाराष्ट्र कर्नाटका का जो सीमा प्रश्न जो चल रहा है, बॉर्डर इश्यू चल रहा है जी, गले 60 वर्षों से चल रहा है। यहाँ पे बेलगाम जिले में करीबन 5-6 सीटें महाराष्ट्र एकीकरण समिति की आती थी। अभी वो हालत नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तरफ मराठा लोगों को खींच लिया है, कांग्रेस ने अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन बेलगाम जिला में करीबन 40 लाख लोग, करीबन इसमें कर्नाटका में करीबन 40 लाख लोग मराठा कम्युनिटी के लोग हैं। किसी भी पार्टी में, बीजेपी हो, कांग्रेस में हो, बड़े बड़े पदों के ऊपर मराठा कम्युनिटीज के लोग हैं। तो ये कम्युनिटी के एक अपने जो रीजन है, वो मुंबई कर्नाटका, जिसे नाम ही है मुंबई कर्नाटका, तो इसमें जो मराठा लोग बहुत हैं यहाँ पे, तो उनको जो वोटिंग है वो सब के लिए, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबके लिए महत्वपूर्ण बात रहती। श्रीकांत जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोस्टल कर्नाटका में बीजेपी ने अपने परफॉर्मेंस को रिपीट ही रखा। उसकी 16 सीटें थी और एग्जिट पोल में 16 ही सीटें आती नजर आ रही हैं। कहते हैं कि ये इलाका जैसे उत्तर प्रदेश है कि हिंदुत्व बड़ा प्रभावी रहता है, इस तरीके के धर्म वाले बड़े मुद्दे वहाँ होते हैं। वहाँ बजरंगबली जी का गदा चल गया है कांग्रेस पर, वहाँ लग रहा है ऐसा। दुर्गेंद्र जी, एक बात कहना चाहता हूँ जी, ये जो कोस्टल एरिया है, उसमें उडुपी, मैंगलोर, कारवार,
ये जो इलाका है, ये जो इलाके में यहाँ से ही सब जो कुछ भी हलाल हिजाब जो कुछ भी मुद्दे निकले वो वहां से ज्यादा इश्यूज ज्यादा होते हैं। जी और वहां से जो सीटी रवि जी बीजेपी के बड़े नेता है, जी दूसरे विधानसभा के जो अध्यक्ष है विश्वेश्वर कागेरी हेगड़े, जी वो भी इसी इलाके से है। तो उस तरफ वहां पे बजरंग दल ने अपना एक खुद का ये स्ट्रॉन्ग ये बनाया है हिंदुत्ववाद। उसके अनुसार इस बार भी बीजेपी ने कोस्टल एरिया में अपना दबदबा कायम रखा हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये एक वापस फिर आते हैं मुंबई कर्नाटक पर। कहते हैं ये आरएसएस का बड़ा स्ट्रांग होल्ड वाला इलाका है, यहाँ पर बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। जो मौजूदा मुख्यमंत्री अभी जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई, 4 साल सरकार चलाई, वो भी इसी इलाके से आते हैं। 2 इनके नेता छिटक गए, जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी। लेकिन इसके बाद भी संघ यहाँ काम करता है, संघ का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी को 42% के, बीजेपी को 42% और कांग्रेस पार्टी को 45% वोट मिलता नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर इस इलाके में हिंदुत्व का मुद्दा चला नहीं क्या श्रीकांत जी? जी नहीं, हिंदुत्व का मुद्दा चला नहीं, उसके कारण भी बहुत है जी। सिर्फ भावनाओं में बह के नहीं चलेगा। कुछ जो इश्यूज है जैसे कि महंगाई थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, इसके ऊपर भी लोगों ने बहुत सारा ध्यान दिया। वो श्रीकांत जी, आपकी आवाज दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया ठीक करें उसको। नमदल्लारू कांग्रेस श्रीकांत जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन रहे, आप बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं थी। यहाँ के लोगों ने इस बार जो देखा है वो महंगाई को देखा है, भ्रष्टाचार को देखा है, बेरोजगारी को देखा है, और उसके अनुसार उन्होंने वोटिंग किया। और किसी भी हालत में लोगों को थोड़ा सा चेंज भी चाहिए था। ये सुन के बात के पक गए थे लोग कि सिर्फ हिंदुत्व नहीं चाहिए, उसके बाद लोगों के आम दिन की जो परेशानी है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए था, और उसी तरफ लोगों ने ध्यान दिया है। ठीक बात है, आप बने रहिए हमारे साथ श्रीकांत जी। 2 और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चंद्रेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रेश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। और आलोक त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रेश जी, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो तो उसके मुताबिक तो आपको मैं शुभकामनाएं दे दूं वहाँ कर्नाटक में सफलता के लिए। अब ये एग्जैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जो ट्रेंड रहा है अब तक के हाल के जो एग्जिट पोल होते हैं वो लगभग उसी के आसपास हो जाते हैं। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार वो जुड़ते हैं, बहुत भले आदमी हैं, अच्छी बातें करते हैं। श्रीनाथ जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और संजय सिंह, चुनाव विश्लेषक। सारे लोग बहुत व्यस्त हैं आज, चूँकि आज का दिन ही ऐसा होता है कि तमाम सारे मसरूफियतें होती हैं लोगों की। संजय जी का भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, और श्रीनाथ जी का भी। मैं सीधे एक रिएक्शन पहले चंद्रेश कुमार जी से लूँगा, जो एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक आप एक रिएक्शन दीजिए। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के चुनाव को लगातार मुद्दे पर लड़ना चाहती थी और मुद्दे पर ही चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बार बार सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ने की कोशिश की, और कर्नाटक की जनता ने इस बार मूड बना लिया था कि विकास के मुद्दे पर वोट होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट होगा। और कर्नाटक की जनता देश के काफी समझदार लोगों में से ये लोग आते हैं, और इन्होंने ये देखा कि जो सरकार देश की बेटियां लाल दिल्ली में खून की आंसू रो रही हैं और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एक शब्द उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं, किस प्रकार से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री बैठकर नीरू की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, ये सब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे भी, मसले भी कर्नाटक के चुनाव में हम लोग लेकर गए। राष्ट्रीय मसलों के साथ कर्नाटक के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, वहां पर जो 40% की कमीशन की सरकार रही, और इतने बड़े स्तर पर कर्नाटक के विकास के पहिए को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांप्रदायिक प्रभाव से अवरुद्ध करने का जो कार्य कर दिया, इस बार कर्नाटक की जनता ने विकास के लिए वोट दिया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विकास का रथ वहां पर दौड़ेगा। हम बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, और अभी तो ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं। हमारी पार्टी के का जो आंतरिक सर्वे है, हम लोगों का जो सर्वे है, हमें पूरा विश्वास है कि लगभग 140 से अधिक सीट हम कांग्रेस में जीतेंगे, कर्नाटक में जीतेंगे, और कांग्रेस पार्टी वहां बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ठीक बात है। एक
इंडिया टुडे एक्सेस माई का एक सर्वे आपको 122 से 140 सीट दे भी रहा है, तो आप कोई ख्याली पुलाव पका नहीं रहे हैं, आंकड़े सब कहीं ना कहीं आ रहे हैं। श्रीनाथ जी से पहला रिएक्शन। श्रीनाथ जी, एग्जिट पोल में आप काफ़ी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई पोल में तो आपको 62 से 80 सीटें मिल रही, बाकी में आप कहीं 90, 100, 90 इसके आसपास, 92, 68 इसी के आसपास नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी भले ही सिंपल मेजॉरिटी की तरफ दिख रही लेकिन क्लियर मेजॉरिटी जाती दिख रही है। क्या वहाँ पर यूसीसी, बजरंगबली, कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेकर गई थे, उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, बहुत मेहनत की। कोस्टल कर्नाटका को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे रीजन में लगभग आपको बहुत तगड़ी चुनौती मिली है, या यूं कहें कि आप पिछड़े हैं। श्रीनाथ जी, ये भी इसमें हम डेवलपमेंट का मुद्दे पे गए था। वी हैव डेवलपमेंट बहुत कुछ हुआ है कर्नाटक में, जो उससे जो लाभ मिला है लोगों को उसका सामने रखा और हम वोट मांगे हैं। अभी भी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि आज तो एग्जिट पोल है, दिस कैन हैव ए वेरिएबल परसेंटेज ऑफ स्टे 20% on the either side. I mean, this is the sample would be comparatively reasonably low, and analysis time also would be low, and you would be actually generalizing on few constituencies to the major constituencies of the same district, so that analytically I do not, they have their own methodology to उसमें लगा सकते हैं। So what मेरा हिसाब से हम और 2 दिन ठहरना पड़ेगा। Saturday afternoon we will be very clear where we are moving actually, and I am very confident that after the मोदी जी का जो विजिट हुआ कर्नाटक में, जो लोगों का सामने जो बात रखा, उससे वो लोग तो कन्विंस हो चुका होगा, एंड लोग हमारा साथ है, बिकॉज पार्लियामेंट वी वन 27 आउट ऑफ 28 सीट्स, 26 वो सहमत हैं, वो सहमत। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर लोकसभा आएगी तो मोदी मेरी पसंद है, लेकिन इसमें अगर मोदी 19 रैलियां करते हैं, तमाम रोड शो करते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी वहां हार जाती है तो जाहिर सी बात है उसका डिस्क्रेडिट भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही जाएगा। और जब वो जो आपका सर्वोच्च चेहरा है जो 2024 में आप लेकर जा रहे हैं, और इस बार जो मुद्दे जो विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने वहाँ सेट किए हैं, वो महंगाई मुद्दा सेट किया है, भ्रष्टाचार मुद्दा सेट किया है, और इसके अलावा जो बड़े महत्वपूर्ण बेरोजगारी को मुद्दा सेट किया है, उनके 5 वादे हैं, नंदिनी एक मुद्दा बना। तो अपने आप में बीजेपी भले ही हिंदुत्व की पिच पर लाने की कोशिश करती रही, हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल आपको जब वास्तव में नतीजे आएंगे 13 तारीख को तो पता चलेगा, लेकिन आमतौर पर ही देखा गया है, अभी हाल के जो 2, 4, 5 चुनाव हैं देश में, उनमें जो एग्जिट पोल है लगभग कमोवेश वैसे चीज़ें उतर कर आती हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये राह थोड़ा आगे कठिन होने वाली है बीजेपी के लिए, अगर यही नैरेटिव बन गया कि बहुत महंगाई है, बहुत भ्रष्टाचार है? क्योंकि मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के एक नेता को, वो कह रहे थे कि भाई अगर कर्नाटक में सीएम साहब का भ्रष्टाचार है 40%, तो देश में अडानी का भ्रष्टाचार है, वो मुद्दा हम उठाएंगे। तो क्या मुश्किल होने जा रहा है कि जो बेसिक मुद्दों पर कर्नाटक में चुनाव हुआ है, बजरंगबली का मुद्दा उतना नहीं चला जितना चलना चाहिए था? नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि जो करेक्शन का बात जो हो रहा है उससे उठ के हम डेवलपमेंट का बात किया, एंड करप्शन प्रूव नहीं कर, इट वाज परसेप्शन था, ऐसे हो रहा है, सोच रहा था, ऐसे हुआ है क्या, किसी का पास कुछ प्रूफ नहीं था, एंड व्हेन दे कम अप विद सम डेटा दे शुड, जनता ने तो परसेप्शन बनाया ना, जनता तो परसेप्शन पे वोट देती है। आपने भी पूरे देश में परसेप्शन बना के वोट लिया, जिन मुद्दों को आपने उठाया था 2G, 3G, 4G, 5G, वो सब फर्जी निकले, कहाँ वो स्टैंड किए, लेकिन आपने वोट ले लिया, सरकार में हैं आप। तो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको कुछ मुद्दा नहीं मिला है अपोजिशन को 10 बरस में, ऑलमोस्ट 9 इयर्स। अभी कर्नाटक का मुद्दे में, कर्नाटक में इश्यू में देयर वर स्मॉलर इश्यूज। नंदिनी इश्यू वाज ब्लोन अप पॉलिटिकली, उसमें कुछ भी सच्चाई तो नहीं थे। नंदिनी को इसमें दैट इज अमूल में मर्ज करने का कोई सोच भी नहीं है, ये तो डिफरेंट कोऑपरेटिव है, वो तो डिफरेंट। Politically, it was used very well. I can say that became a issue. They created an issue. They created a narrative on that. No second thoughts on that.
बोलिए बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। सो ये नरेशन क्रिएट किया, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दिया है हम लोग। आई हैव ए फीलिंग दैट आवर पीपल हैव टेकन इट एंड हैव वोटेड अस, बट आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट द एग्जिट पोल एज अ फाइनल गो। अच्छा, अभी 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 श्रीनाथ जी, आपको भी विश्वास है कि आपकी सरकार वहां वापस आ रही है? श्रीनाथ जी, करना पड़ेगा हम, राइट? मेरा प्रश्न है ये, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा ये अंतिम प्रश्न है कि अभी भी आपको विश्वास है कि आपकी सरकार वहां आ रही है कर्नाटक में? श्रीनाथ जी, हाँ, अभी भी आने का इसी बेसिकली we may become the single largest party. That hope is still there with us and we are going to make our majority, but single largest party तो हम ही हो सकता है। I am quite confident on that. तो जेडीएस से बात हो गई आपकी कि नहीं? ब्रेक के बाद वापस आ गए हम, सीधे संजय सिंह के पास चलेंगे, चुनाव विश्लेषक। कर्नाटक पे बहुत सारा भ्रमण, अध्ययन, और आज अब जब एग्जिट पोल आ चुके हैं तो संजय सिंह की टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। संजय सिंह जी, बहुत सारे एग्जिट पोल आपने देखे होंगे, हम भी उन पर चर्चा कर रहे हैं। जितने सारे एग्जिट पोल हैं, इसमें एक हमारा भी पीपुल्स पल्स और साउथ फर्स्ट का हमने भी एक कराया था, उसके भी मुताबिक कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में वहाँ होती नज़र आ रही है, बीजेपी काफ़ी पिछड़ती नज़र आ रही है। एक एक्सिस पोल इंडिया टुडे और माय एक्सिस उसका है, वो भी कुल मिलाकर 122 से 140 सीट कांग्रेस को दे रहा है, बीजेपी को काफ़ी श्रिंक करता दिखा रहा है। ओवरऑल पहली जो टिप्पणी है, आपको एग्जिट पोल देखकर क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी वहाँ क्लियर मेजॉरिटी में आने जा रही है या प्रचंड बहुमत है? संजय सिंह जी, मैं पहले तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा तो मैं इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि कर्नाटक इलेक्शंस पे जिस तरह से आपने सीरीज में अपने मंथन कार्यक्रम में कर्नाटक के इलेक्शन को बनाए रखा और उसमें बहुत ही समृद्ध पैनल जोड़ते रहे आप, और आज सेकेंड लास्ट है, आज के बाद फिर आप फाइनली जब फाइनल खेलेंगे तो 13 तारीख को सही तस्वीर आएगी सामने। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, मैंने लास्ट जब आपका मंथन कार्यक्रम था, मुझे बहुत ही पसंद है और आपके साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेके अच्छा लगता है। मैं बताना चाहूंगा कि ये एकदम तय है कि अब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है और लगभग मैं आपको अगर ये कहूं तो 115 से 120 सीट के आसपास कांग्रेस को मिलने की संभावना। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप ये देखें कि पिछले बार 2018 के इलेक्शन में कर्नाटक में 72% वोटिंग हुई थी जी। इस बार जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 65 प्लस कुछ 89 पॉइंट है, मान लीजिएगा हम 66% मान लेते हैं जी। तो एक तो इस बार ये इस बात का प्रतीक है कि इतना सारा इलेक्शंस करने के बाद भी लोग पिछले बार की अपेक्षा जी 6% के आसपास वोटिंग कम हुई है जी। तो ये भी अगर वोटिंग कम हुई है, ये भी एक सत्तारूढ़ दल के लिए कहीं ना कहीं से एक नुकसान है, क्योंकि पिछले बार बहुत उत्साह था और पिछले बार के इलेक्शंस में अगर आप देखें तो कांग्रेस को वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का बहुत बढ़ा था जी, लेकिन बीजेपी से वो बहुत कम सीट पाया था और वोटिंग परसेंटेज उनका बहुत था। तो ओवरऑल उन्हें 38% वोट मिला था, बीजेपी को 36% वोट मिला था, कांग्रेस को 80 सीटें, बीजेपी को 104 सीटें, 2% का अंतर था। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं। लेकिन इस बार के इलेक्शंस में जो मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूं, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो रियलिटी ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वहां पे कैंपेनिंग की, लगातार वहां पे सभाएं की और उन्होंने इलेक्शंस को मोड़ने की कोशिश की, और मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस को कम से कम 20 सीट और मिलती। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वहां 20 से 25 सीट का इजाफा हुआ और
ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने इलेक्शंस में जो कहा जाए कि एक तरह से इलेक्शन कैंपेन को बहुत रोचक बनाया, इलेक्शंस को एकदम सीधे तौर पे जो एकदम पहले बहुत इज दिख रही थी, कांग्रेस की बढ़त दिख रही थी, उसको रोकने में कामयाब हुए। और कामयाब होने के साथ साथ जिन जिन इलाकों में हुआ वो उनकी मेहनत की वजह से हुआ। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पहले 140 से 145 सीट 15 दिन पहले इलेक्शंस में हम लोग मान के चल रहे थे कि कांग्रेस इस बार 135 से 45 तक जाएगी। उसमें से अभी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति है कि वो 20 सीट लगभग उन्होंने कम हुई है और 20 सीट का वो इजाफा जो है वो कांग्रेस की से हटके भाजपा की तरफ दिख रहा है। अब कांग्रेस जो एक खतरा है वो खतरा ये है कि 113 चाहिए और बहुत थिंक मेजोरिटी से सरकार में आएंगे। तो अगर थिंक मेजोरिटी से आएंगे तो नेगोशिएशन और बार्गेनिंग इनके खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति जब भी होती है तो वो निश्चित तौर से जहां पे है वहां पे खरीद फरोख्त की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में भी वही हाल हुआ था, कई राज्यों में उस तरह की स्थिति रही है। तो ये एक देखना है कि अब आने वाला जो दृश्य कैसे दिख रहा है। मैं ये मान रहा हूं कि कांग्रेस ले दे के किसी भी तरह से बहुमत को के आंकड़े को छूती नजर आ रही है और इस छूते हुए आंकड़े को मैंने इलेक्शंस में कुछ गलतियां इनसे हुई जिसका फायदा बीजेपी को मिला और उसके कारण जो है नहीं तो ये वहां तक पहुंचते। अब 13 तारीख को वास्तविक तस्वीर सामने आएगी, लेकिन क्योंकि अब बहुत वैज्ञानिक सर्वे होते हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा ये कुछ कह देना कि एकदम कोई मिरेकल हो जाएगा तो ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं और लोग बहुत ही उत्साह से। अच्छा संजय जी एक छोटा सा प्रश्न मेरा ले लें। जो अभी तक सर्वेज में निकल कर आया, एग्जिट पोल में जो निकल कर आया है कि लोग महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, दूसरे नंबर पर वो मान रहे हैं बेरोजगारी, तीसरे नंबर पर भ्रष्टाचार को मुद्दा मान रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी वहां ये नरेटिव कुछ कर सकती है क्या? क्या देश के ये मुद्दे बन सकते हैं क्या? ये सवाल है मेरा। क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आने वाले 3 जो राज्यों के जो चुनाव है वहां पे वो मैसेज जाएगा यहाँ से। उन लोगों में भी समझ आनी चाहिए कि ये महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एक जीवन का एक सबसे बड़ी एक चुनौती है हमारे सामने, लोगों के सामने। तो उसको उन्होंने बनाएंगे और वो सारे देश में भी वो एक मुद्दे बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। चंद्रेश जी बहुत शुक्रिया, आलोक त्रिपाठी बहुत शुक्रिया, संजय सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया, श्रीनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।